आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जसकरण सिंह, मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द जसकरण सिंह शो में। आज हम एक बार फिर से एजुकेशन पर ही बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विदु गुप्ता, जो कि हैं एसोसिएट डीन, चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बिजनेस, सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली। कैसे हो मैम आप? आई एम वेरी गुड जसकरण, आप बताइए क्या हाल चाल है। बढ़िया मैम। बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है मैम यहाँ पर आकर? इट इज़ रियली ओवरवेलमिंग एंड प्राउड मोमेंट दैट जिन स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम्स में देखते हैं, उनकी ड्रीम्स डिस्कस करते हुए देखते हैं, वंस दे आर डूइंग समथिंग ऑफ देयर ओन, और वो कोकून में से, शेल में से निकल के जब स्टूडेंट अपनी लाइफ जर्नी पे आता है तो हमेशा एक प्राउड की फीलिंग आती है। तो आज तैयार है मैम आप? बिल्कुल। तो मैम टीचर्स आर ऑलवेज एंड एवर रेडी। ओके तो चलिए मैम शुरू करते हैं। श्योर। तो मैम, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये किस एरा के लिए बना था, और जो आज ये चल रहा है कि क्या ये आज ये रेलिवेंट भी है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जिस कारण एजुकेशन सिस्टम का रेलेवेंस पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, पहले हम एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एवोल्यूशन के लिए। हम किस एरा से कहाँ तक पहुँचे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की बात आज हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन इज़ रेलिवेंट, इज़ रिक्वायर्ड। तो एजुकेशन इज़ नेसेसरी। बट अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इनिशियली जब ये सिस्टम गुरु शिष्य परंपरा से शुरू हुआ था तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी थी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी थी। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम ग्रेड्स, मास प्रोडक्शन और सक्सेस के मीनिंग को बदलते चले गए। बट एट प्रेजेंट टाइम अगैन द इंटायर वर्ल्ड इज इन अ फेज ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पर हम चेंजेस विटनेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्सेस, हमारे प्रोग्राम्स में नहीं, हमारे इंटायर एजुकेशन सिस्टम में। इसका एक बड़ा कमाल का उदाहरण NEP 2020 है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कोविड के आसपास आई और उसने स्कूल सिस्टम से लेके हायर एजुकेशन सिस्टम तक सब कुछ बदलने को कहा। और ये बदलाव धीरे धीरे दिख रहा है। पहले हम जहाँ सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स की बात करते थे, आज हम कंटिन्यूस असेसमेंट की बात करते हैं, आज हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात करते हैं, आज हम सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने की बात नहीं कर रहे, आज हम मल्टीपल एरियाज़ और मल्टीपल वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन हमेशा से रेलेवेंट रहा है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहिए वो समय रहते आ रहे हैं। मैम, आपने बात अभी जो की कि पॉलिसी की जो 2020 में लागू हुई, आई एग्री कि वो सरकार ने लागू कर दी, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जगह पे अभी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है मैम, उसके बारे में आप कहना चाहोगे कुछ? अगर आप ये बात कहें कि बदलाव एक दिन में आएगा तो वो हो नहीं सकता। इस NEP 2020 की स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया कोविड-19 ने, और उसके बाद जब ये पॉलिसी अपने पूरे स्वरूप में सामने आई है तो बहुत बड़े लेवल पर खुले हाथों से प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये समय की डिमांड है। अगर आप जैसे कि आपका ऑडियंस और आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे, आप देखते होंगे कि आजकल सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होने लगे हैं। आजकल इवन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सर्टेन एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं उन्हीं छोटे क्लासरूम्स में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 की आवाज़ सुनाई देती थी। दूसरी तरफ अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो अब इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट्स ये मैंडेटरी हो गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज में अब बच्चे को एक प्रोटोटाइप बनाना ज़रूरी है। और जिस तरीके से 2024 और 2025 में हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का झुकाव देखा, तो अब आप देखेंगे कि जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेशल तवज्जो देते हुए प्रमोट कर रहे हैं। इवन स्टार्टअप्स, एंजल इन्वेस्टर्स तक जो हैं कॉलेजेस ला रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप ये बदलाव अभी बहुत बड़े लेवल पर नहीं देख पा रहे, क्योंकि इस बदलाव के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है।
तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने आप में फंड जुटा पा रहे हैं, दोज हु हैव साउंड इन्वेस्टमेंट, वो बहुत तेज़ी से चेंजेस ला रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में ये चेंजेस सरकार की तरफ से आ रहे हैं। तो बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव को महसूस करने में अभी 2-3 साल लगेंगे और फिर आप एक बड़ा चेंज देख पाएंगे। नहीं मैम, आप जो बात कर रहे हो कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, मेरे को आप दिखाइए पंजाब में किधर है। उसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। चंद टीचर्स, चंद स्कूल सेंटर्स को आप जब देखते हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर AI टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अब सिर्फ और सिर्फ जो लर्निंग है और एजुकेशन है वो 9 से 5, 9 से 4 के मॉड्यूल में नहीं हो रही। इवनिंग क्लासेस बच्चों को ऑफर की जा रही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चों को डाला जा रहा है। ये कोर्सेज सिर्फ बताना सिखाना नहीं, इनको कंप्लीट करना एक मैंडेटरी रेगुलेशन हो गया है। तो जब आप इस तरह से रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो रिजल्ट आते आते नज़र आएंगे आपको। जिस कारण मैं ना कॉलेज बैकग्राउंड से आ रही हूँ, तो आप सिर्फ स्कूल्स को मत पकड़िएगा, आप टोटल लेके चलिए और सिर्फ सरकारी स्कूल को मत पकड़ना। अभी कॉलेजेस पर ही आने वाला था। जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे को भी अभी 2-3 साल ही हुए हैं पास आउट हुए। तो मैं अपने कॉलेज में क्या देखता था कि बच्चे पास कैसे हो रहे हैं, असाइनमेंट्स दूसरों से कॉपी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दूसरों के उठा रहे हैं, और जिनकी कोई रेलेवेंस भी नहीं है, क्योंकि बाद में मार्क्स लगने के बाद तो वो रद्दी में ही जाने हैं, ये फैक्ट है। तो फिर उनकी रेलेवेंसी क्या है कि कॉलेज में वो बनवाए क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले दिस इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एजुकेशन दी ठीक से जाए और ली ठीक से जाए, ठीक है। और जब आप ये बात करते हैं कि प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स कॉपी हो रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसी एजुकेशन सिस्टम ने ये आवाज़ उठाई कि मेयर असाइनमेंट्स वुड नॉट सॉल्व द पर्पस। तो अगर आप अब देखेंगे जो NEP के तहत जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में असेसमेंट का सिस्टम है, दैट हैज़ बीन चेंज्ड। अब हैंड रिटन असाइनमेंट्स या कॉपीड असाइनमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, राइट। इसके अलावा मैंडेटरी एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स भी एक ज़रिया बन गया है जिससे हम बच्चे की डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम जितना मर्जी सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश करें, अगर बच्चे ने सोच लिया है कि उसने नकल करके पास होना है तो वो हर तरीके से और हर जगह से कोई ना कोई लूप होल निकाल लेगा। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स आप अपने कॉलेज लाइफ में देख रहे थे उसमें बदलाव आया है और आने वाले समय में और आएगा। ओके, लेकिन मैम अगर मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बाहर के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करूं, और चलो ये भी हम बाद में करेंगे। आपने अभी एक बात बोली कि बदलाव इंस्टेंट नहीं होता। ये एजुकेशन सिस्टम बने को मैम 150 साल से ऊपर हो गए। तो 150 साल में हम कहाँ तक पहुंचे? सॉरी, अभी मेरा क्वेश्चन आप पूरा होने दीजिए। जहां 150 साल पहले भी ब्लैक बोर्ड और चौक पे लिखते थे, वो आज भी चल रहा है। आज भी हम ब्लैक बोर्ड और चौक पे लिख कर ही स्टूडेंट्स को समझाते हैं। आई एग्री कि कई क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस लगी हैं, आई एग्री, बट क्या वो हर क्लास में लगना जरूरी नहीं है? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं आपके साथ हूं कि टेक्नोलॉजी का साथ हर बच्चे को हर क्लासरूम में मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप हर क्लासरूम को AI ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देते हैं, बहुत हद तक टीचर का होना ना होना टीचर के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं रहता। मैं ऐसी क्लासरूम्स में पढ़ा रही हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर हर फैसिलिटी है। मैं उस क्लासरूम में पढ़ा चुकी हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ चॉक डस्टर से पढ़ाया जाता था, और मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट का कनेक्ट, अगर ह्यूमन कनेक्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा था। आज हम बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिप्लोमास और डिग्रीज ऑफर करने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, पर आप समझें कि कंटेंट तो अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी के एरा में यू विल बी एबल टू फाइंड द कंटेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और शायद इतना कंटेंट अवेलेबल है जो सामने खड़ी टीचर के पास पूरा का पूरा नहीं होगा।
लेकिन उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करना, उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना और इम्प्लीमेंट करना, ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन से ही पॉसिबल है, जो टीचर क्लासरूम में करता है। और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ AI टेक्नोलॉजी से आप इसको इम्पार्ट नहीं कर सकते। जब हम एज अ टीचर क्लासरूम में जाते हैं, बहुत बार स्लाइड्स हमारी बहुत फैंसी होती हैं, लेकिन बच्चे को कुछ बेसिक समझाने के लिए चौक और डस्टर से डायग्राम बनाना पड़ता है, और फिर उसके फेस पे जो कॉन्फिडेंस होता है, उससे लगता है कि हाँ, now the student is able to understand. So it is not about chalk and duster or smart boards. It is about how and when we are making connect with the students. वो आपकी बात ठीक है, वो ज़माना गया जब बच्चा आधा पौना घंटा बैठकर कॉन्सेंट्रेशन से टीचर की बात सुनता था। आजकल यूट्यूब और फेसबुक के एरा में, इंस्टा के एरा में बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गया है। टीचर को इस लिहाज से मेहनत करने की ज़रूरत है कि जो कंटेंट वो 45-50 मिनट में क्रिएट करती थी, अब वो कंटेंट की इफेक्टिवनेस 15 मिनट में, 20 मिनट में दिखानी पड़ेगी। दैट आई अग्री, लेकिन चॉक एंड डस्टर की ज़रूरत तब भी थी, आज भी है, चाहे आप टेक्नोलॉजी का साथ अपने साथ रखें। तो जो आपने अभी बात बोली कि कंटेंट को छोटा करने की ज़रूरत है, क्यों, तो क्या वो टीचर्स कर रहे हैं अभी? इसमें NEP पॉलिसी वो एक होलसम पॉलिसी की तरह है, जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है इसकी बात नहीं की, टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है इसकी भी बात की है। तो बहुत हद तक अगर आप कुछ प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर टीचर का कंटेंट चेक हो रहा है। Whatever you are delivering in the classroom, there is specific specialized body who's trying to check the content of the teachers. आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस तरह पढ़ाएंगे, और उससे expected outcome क्या होगा, learning outcome for the students. तो इस पर अब बात शुरू हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से आगे बात बढ़ रही है। जब ऐसा होगा तो टीचर अपने कंटेंट पे काम करेगा। अभी हो सकता है छोटे इंस्टीट्यूशंस में इस तरह का माहौल नहीं बना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में ये ज़रूरत बन जाएगी कि टीचर कंटेंट बड़ा स्पेशलाइज्ड और बड़ा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेलेवेंस होना चाहिए। ओके, काफ़ी अच्छा जवाब दिया मैम। चलिए मैम, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। श्योर। मेरे को ना एक एजुकेशन सिस्टम से एक चीज़ से मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रही है, नर्सरी से लेके MCA तक, और वो क्या है, मार्क्स। हाँ। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में मार्किंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में सिर्फ डिप्रेशन बढ़ाता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है, और आपने कितने केसेस सुने भी हैं कि इसकी वजह से सुसाइड्स भी हुए हैं। जब आप मार्क्स की बात करते हैं, हाँ, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि मार्क्स अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का कसूर नहीं है। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी एज वेल, जिसमें हर स्टेक होल्डर आता है जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा है। इसमें हमारी इंडस्ट्री आती है, इसमें पेरेंट्स आते हैं, इसमें हमारे लीडर्स आते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको बताती हूँ ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है। जब हम बच्चे को मार्क्स लेने के लिए कहते हैं तो उसका एक कारण सिर्फ क्लास ग्रेडिंग या फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज का अपने एरिया में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन साबित होना। ये प्रेशर बच्चे पर इसलिए भी आता है क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में देखना चाहता है। ये प्रेशर इसलिए भी आता है क्योंकि सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया है कि टॉपर्स ही जीवन में कुछ बेहतर करते हैं। ये प्रेशर इसलिए भी आता है क्योंकि इंडस्ट्री ने, हमारे लीडर्स ने ये फाइनल किया है कि इतने परसेंटेज के बच्चे को जॉब के लिए लेना है और इससे नीचे नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का कसूर नहीं है, ये हमारे सबकी कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको पिछले कुछ सालों में बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया गया है। इसीलिए अब ये आपने सुना होगा, जहाँ एक बार कहा जाता था कि 90% वाले को ज़िंदगी में सफलता मिलनी तय है, आजकल कहा जाता है इंडस्ट्री में दैट वी नीड मीडियोकर्स, क्योंकि द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग हायर परसेंटेज मे बी ओनली बुक वॉर्म्स,
वो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े हैं जो कॉन्सेप्ट्स को रट्टा मार रहे हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे 3 इडियट्स मूवी भी याद आ रही है, जहाँ पे देयर वाज वन कैरेक्टर हु वाज जस्ट क्रैमिंग द कॉन्सेप्ट्स। दूसरी तरफ एक दूसरा कैरेक्टर था जो ये बात करता था नंबरों के पीछे नहीं भागना, आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को तवज्जो देनी है, काबिलियत के पीछे भाग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एजुकेशन सिस्टम में इस पर बात हो रही है, क्यों? क्योंकि जब सिर्फ नंबर लिया हुआ कैंडिडेट इंडस्ट्री में एंटर करता है वो बहुत लंबा सरवाइव नहीं कर पाता। इंडस्ट्री से, कॉरपोरेट से प्रेशर्स आते हैं टारगेट्स के, लेकिन मेरी काबिलियत, मेरी एजुकेशन ने मेरे को सिर्फ नंबर लेना सिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाया। तो इसलिए आपने वो इंस्टेंसेस सुने हैं जहां इंडस्ट्री एंटर करने के बाद भी लोग कोलैप्स कर गए या हार गए। अब आप कहते हैं कि इंस्टेंट चेंज नहीं आता, तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगी अब एजुकेशन सिस्टम नंबरों के पीछे नहीं भाग रहा। हम डेफिनेटली उनको प्रोत्साहित करते हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं दैट दे आर द फास्ट लर्नर्स। उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिसमें अपस्किलिंग और रीस्किलिंग एडेड हो। और जो हमारा मिडिल लेवल स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स के साथ पास होता है, उसके लिए अब एजुकेशन सिस्टम में स्पेशल प्लान्स है जिसमें काउंसलिंग, मेंटोरिंग, सिटिंग विद द स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि अगर वो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहा तो उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर इस तरह इन चीज़ों पर काम होगा तो नंबर ठीक ठाक आएंगे ही बच्चों के, क्योंकि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और जहाँ कम होंगे वहाँ एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। आपकी बात ठीक है कि नंबरों से ही बच्चे की सफलता विफलता को मापा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वक्त बदल रहा है। बदल रहा है मैम, आई एग्री, लेकिन अभी अगर मैं देखूं इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे? अगर हम बात करें बदलाव की, तो बदलाव हो रहा है। अभी ये कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में विजिबल है, राइट? और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस एक रनवे पे है जहाँ पर नए नए मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं। फैकल्टी को, बच्चों को ट्रेनिंग, काउंसलिंग दी जा रही है टू अडेप्ट दिस न्यू काइंड ऑफ पेडागोजी। जब ये टेक ऑफ करेंगे देन यू वुड बी सी कि बहुत तेज़ी से चेंजेस हो गए। अब बच्चों के पास वो स्किल्स हैं जिनकी बात की जाती थी लेकिन उनको आता नहीं था। तो येस, चेंजेस आर देयर एंड फ्यू institutions having investment, having student base, they are more quick in implementing such changes as compared to the small institutions. मैम आपने अभी जो बात की कि ये सिर्फ अभी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, आई एग्री, हो रहा है, आई एग्री, बट 95% ऑफ इंडियंस क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? जब मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ तो मैं IITs, IIMs की बात नहीं कर रही। मैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर रही हूँ जो उस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं, जो उस लेवल के मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि IITs और IIMs जैसे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी आपके देश की क्रीम जाती है, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। स्टूडेंट्स में अडेप्टेबिलिटी, उनका विजन, उनके गोल्स बड़े क्लियर होते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ पर बहुत बार बच्चा गोल ओरिएंटेड नहीं होता, डायरेक्टेड नहीं होता, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता इतने चैलेंजेस को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी उन बच्चों के माइंड सेट को तैयार करना और एक कल्चर बिल्ड करना, दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। चलो मैम, अब हम थोड़ा कॉलेज एजुकेशन से हटके स्कूल एजुकेशन पर आते हैं। ओके। आपने अभी बोली बात कि बच्चा तैयार नहीं होता, गोल ओरिएंटेड नहीं होता, तो यहाँ पे तो हमारी एजुकेशन फेल हो ही रही है ना मैम, कि बच्चा 12 साल पहले +2 तक पढ़ता है, उसको फिर भी नहीं पता उसको जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है वो एक इंसान को ये सिखाती है कि तू क्या कर सकता है जिंदगी में, वो कर जो तेरा पैशन है। लेकिन ये बाहर के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर तो ग्रेडिंग सिस्टम ही चलता है कि अगर तू ये करेगा तू इंटेलिजेंट है, फेल हुआ तो तू नालायक है।
इसमें आप सिर्फ और सिर्फ हिस्सा एजुकेशन सिस्टम को नहीं दे सकते, इसमें सोसाइटी के बाकी लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आप कहते हैं कि 12-15 साल में अगर मैं ये नहीं डिसाइड कर पाया कि मुझे जीवन में करना क्या है, तो आप ये समझें कि आपको नर्सरी, LKG, UKG से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू करते हैं, जिसमें हम आपकी लैंग्वेज क्लैरिटी, आपके राइटिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग स्किल्स, आपके लिसनिंग स्किल्स पर काम करते हैं। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस, सोशल साइंसेस। इन सारे सब्जेक्ट्स की मदद से हम हमारे आसपास के इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन का काम आपको आपके आसपास के वातावरण, आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी देना है, ताकि तुमको जो उसमें से पसंद आए वो उठा लो, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करो, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश करो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर यह जिम्मेदारी नहीं दे सकते जहां बच्चा सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए आ रहा है। इसके अलावा वो सोसाइटी में बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, सोसाइटी में और भी बड़ी सारी चीज़ों के साथ सीख रहा है। ऐसा क्यों है कि उसी एजुकेशन सिस्टम में कुछ बच्चे तो क्लियर होते हैं कि मुझे मेडिकल या नॉन मेडिकल क्यों लेना है, और कुछ बच्चे सिर्फ कॉमर्स इसलिए लेते हैं कि आर्ट्स ले लेंगे तो नालायक कहलाएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल मेरे बस का नहीं, सो कॉमर्स इज़ अ बेटर गेटवे टू एंटर इनटू। जबकि कॉमर्स सिर्फ उसी बच्चे को लेना चाहिए जिसे क्लैरिटी है और नंबरों से प्यार है, जो डेटा को अच्छे से हैंडल कर सकता है, जो प्रेजेंट कर सकता है और फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकता है। जब इस तरह के 9th 10th में सारे स्कूल्स में काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ऑल पॉसिबल करियर्स के बारे में बात की जाती है, जिसमें सिर्फ हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की बात नहीं करते, मैनेजमेंट करियर्स की बात नहीं करते। इनफैक्ट schools are more open these days to talk about other vocational careers. जैसे मैं बात करूं, अगर आप एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप किचन में बहुत अच्छे हैं, आप शेफ बनना चाहते हैं, आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो क्या इसमें कोई करियर है? आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं, तो क्या जर्नलिज्म के अलावा भी कोई करियर है? कंटेंट राइटिंग के करियर बन सकता है? ये किसने कभी सोचा था? लेकिन ये एक बहुत ही हाई पेइंग करियर बन गया है आजकल। डेटा आपके सामने है, उसको एनालाइज करना है, डेटा एनालिस्ट इज अ करियर। जब मैं AI की बात करती हूं तो कोडिंग, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत प्रोग्रेसिव करियर्स हैं। ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात आजकल स्कूलों में हो रही है। इनफैक्ट आप ही की सिटी के कुछ प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं जिनके पास 8वीं 9वीं के बच्चे के लिए AI लैब्स हैं। कोई बच्चा फैशन में जाना चाहता है तो जो कपड़ा मैं पहनकर रैंप वॉक करूंगा वो एक्चुअली बना कैसे, इसके ऊपर बात हो रही है। आजकल स्कूल के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चाहे आप बात करें किचन सेटअप की, या बायोलॉजी लैब्स की, या फार्मास्यूटिकल्स की, चाहे आप बात करें बीइंग अ गुड मैनेजर, या आप बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की, या आप बात करें कम्युनिकेशन की, तो आजकल स्कूलों में इन सब के बारे में बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ही के शहर में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनको मैंने पर्सनली विजिट किया है। वहाँ पर AI लैब सेटअप है, वहाँ पर फैशन लैब्स का पूरा सेटअप है, जहाँ पर AI लैब्स में बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत डिटेल में बताया जा रहा है। फैशन लैब में बच्चे ऐसे गारमेंट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलप्ड गारमेंट्स हों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हों। तो अगर हम 8वीं 9वीं में बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उनके मन में, दिमाग में क्लियर बीज डाल रहे हैं कि मुझे करियर वो चुनना है जिसको करने में तो अभी मुझे मज़ा आ रहा है, जो मनी मेकिंग भी होगा और कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ाने में, कुछ नया बनाने में मदद करेगा। तो yes, Tiskaran, schools are also changing and supporting. Okay. ठीक चल रहा है? ठीक तो चल रहा है मैम, लेकिन आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मिल भी रहे हैं, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहे वो।
क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा मैम नहीं है ऐसे। है। आप कुछ में है, मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं, कुछ में है, बट 95% तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना मैम। देखो, हमारे चॉइसेस गलत हो गए ना। मैम एक मिनट, आप मेरा पॉइंट समझिए। मैं आपकी बात एग्री कर गया कि सोसाइटी हमको इम्पैक्ट करती है, सोसाइटी इम्पैक्ट, लेकिन वो सोसाइटी पे भी तो एजुकेशन सिस्टम का ही प्रेशर है। उस सोसाइटी ने उस ये वाइसे वर्सा है। हाँ वाइस वर्सा है, वाइसे वर्सा है। हाँ हाँ, ये वाइसे वर्सा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैं निकली हूँ मुझे पता चला कि दुनिया कहाँ बसती है ना। उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत पॉलिश करने में हेल्प किया। बट व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन। आप जिस कॉलेज में पढ़े वहाँ पर बिजनेसमैन आते थे, उन्हें करियर से कोई लेना देना नहीं था, उनके करियर सेट थे। मैं अब जहाँ हूँ या इससे पहले जहाँ थी वहाँ पर एक्चुअली बच्चों को करियर बनाना था। वहाँ बच्चे इवनिंग क्लासेस में आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं कि हमको सिखा दो, लेकिन 3 साल में डिग्री चाहिए, वो प्लेसमेंट चाहिए। हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट की बात नहीं होती थी क्योंकि किसी को चाहिए नहीं होती थी। तुमको चाहिए थी? नहीं। फिर तो इसलिए जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे किसी को इंटरव्यू देना है, तो मैं कितना और क्यों सीखूं, है ना। लेकिन वहां अच्छा, फिर जब तुमने नहीं सीखना तो मैं भी क्यों ही सिखाऊं, और कितनी देर बुलाती रहूं क्लास में, तुम तो आना ही नहीं चाहते। तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि दुनिया में इतने कैसे कॉलेज, मतलब कितने कॉलेज है ऐसे। नहीं, पर फिर आप इसमें सिर्फ कॉलेज को दोष कैसे देंगे ना। आप देखो, कॉलेज को दोष कहाँ दे रहा हूँ, नहीं, मैं तो एजुकेशन सोसाइटी को सिस्टम दोष। नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम आप ही ने बात की ना कि एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा है, मैं समझ गई। लेकिन अकेले एजुकेशन सिस्टम्स कैसे काम करें जब आपका स्टूडेंट बेस आपका सपोर्ट नहीं कर रहा। जब बच्चा कॉलेज में नहीं आना चाह रहा, उसको लगता है बाहर ही एक करियर है, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आप कितने कॉलेजेस को जमा पाएंगे, चला पाएंगे? आप समझ रहे हैं? तो फिर मैम इशू भी तो यही हो गया ना कि कॉलेज ऐसे प्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहा कि हमारे पास फ्यूचर है। अगर बच्चे को यही लग रहा है कि इस कॉलेज में फ्यूचर ही नहीं, तो वो तो बाहर ही जाएगा ना मैम। देखो, कॉलेज में फ्यूचर नहीं, सोसाइटी में फ्यूचर। सोसाइटी में फ्यूचर ये हो सकता है कि अभी कुछ सालों में ऐसा इमेज बना कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें, आप ये देखें कि जो आप पढ़ भी रहे हैं उसमें आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कितना डालते हैं। जब 10वीं 12वीं की बात आती है, क्या आप सिर्फ टीचर के पढ़ाए हुए पे डिपेंडेंट रहते हैं? नहीं रहते हैं। आप एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी लेते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि तुमको पता है कि तुमको चाहिए, तो जहाँ जहाँ से मिल सकता है तुम लेने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं, आपका कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट ऑफ परसेंटेज नहीं होता, आप उतना ही गुड़ डालते हैं जितना मीठा तुमको चाहिए। तो जब आपकी तरफ से एफर्ट नहीं आता, सामने वाला बहुत लंबे समय तक एफर्ट नहीं दे पाएगा। इफ आई हैव टू कोट माई यूनिवर्सिटी, वहां पर मॉर्निंग 9:30 से 4:30 आप क्लास मिस कर ही नहीं सकते। ये NEP के कारण है। आप 1 मिनट भी क्लास में लेट जा ही नहीं सकते, ये NEP के कारण हो रहा है। स्पेशल एक टीम है जो सिर्फ क्लासेस के बाहर ये देखती है, घूमती हुई ये देखती है कि कौन सा बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, कौन सी टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रही। अगर आपके ऊपर ऐसा प्रेशर है तो पढ़ाने वाले को भी मेहनत करनी है, पढ़ने वाले को भी मेहनत करनी है, और फिर 4:30 क्लासेस ओवर होते ही आधे घंटे के ब्रेक के बाद इवनिंग क्लासेस है, जिसमें आप सिर्फ लैब्स में बैठे हैं। आपको कह दिया एक सॉफ्टवेयर 2 घंटे में बनाना, तो आपको 2 घंटे में सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, तो वो भी एक हायर एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है, और वो बिल्कुल आपके जैसे बच्चे हैं जो वहां पढ़ रहे हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं जी, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो क्या चेंज लाते एजुकेशन सिस्टम में? मैं अगर एजुकेशन सिस्टम में होती और मिनिस्टर ही होती, मैं 100% जो अभी NEP बात कर रहा है वही करती। लेकिन हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को 100% अचीव करने के लिए शायद मैं मोर विजिलेंट होती, मोर एक्टिव होती। एज फार एज बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर इज़ कंसर्न्ड, मेरा सीधा टारगेट होता कि कितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की एक्चुअल में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेलियर को डिफीट नहीं मान रहे,
जो फेलियर को लर्निंग मानकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एज मिनिस्टर मेरा काम रहेगा एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि गिरना इसलिए ज़रूरी है कि सीख सके, लेकिन उसकी हिम्मत बनी रहे बच्चे की और वो आगे बढ़े। एक्चुअली एक एजुकेशन सिस्टम का काम है टू कन्वर्ट द प्रेशर ऑफ मार्क्स इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, टू कन्वर्ट द कंपटीशन इनटू कोलैबोरेशन। आजकल एनईपी में एक बहुत सुंदर एलिमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ फ्लिप क्लासरूम मेथड। फ्लिप क्लासरूम मेथड में बच्चे टीचर हो जाते हैं और टीचर बच्चा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा है कि वन कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अ डे बिफोर द लेक्चर और उसके बाद बच्चे अपने बैच क्लासमेट्स को उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताते और समझाते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह वहाँ रहता है, एक्शंस को करेक्ट करता है, कंटेंट को करेक्ट करता है। अब आप देखिए लर्निंग हुई कि नहीं हुई। मुझे मासेस के साथ बात करना आया, पब्लिक स्पीकिंग इन्हांस हुई। मेरे को जब बात करनी है मैं कंटेंट प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं ऐसे नहीं कर रहा एज अ स्टूडेंट। इसका फ़ायदा मिला। तीसरा, जब मैं अपने ही बैचमेट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं ये कहीं ना कहीं समझ पाता हूँ या पाती हूँ कि उनके क्या सवाल हो सकते हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम में है जिसकी सॉल्यूशन मुझे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लाना है, राइट। इससे टीम वर्क बेटर होता है। और जब आप टीचर की सुपरविजन में करते हैं तो आप एक ऐसे प्लेफुल माहौल में सीखते हैं जहां बड़ों का साथ भी है और आपकी अपनी टीम की हिम्मत भी है। सो यस, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मेरी सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये रहता कि जो भी पॉलिसी में बातें की गई हैं उसको 100% मैं अचीव कर पा रहा हूँ। अगर नहीं तो कहाँ कहाँ इसको चेंज करने की ज़रूरत है, जो आपका भी पेन एरिया है। आपने कहा कि कितने इंस्टीट्यूशंस में सच में ऐसा हो रहा है। काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने। अभी मैम कुछ देर पहले आपने बात की थी कि स्टूडेंट ही पढ़ना नहीं चाह रहा। आपके हिसाब से स्टूडेंट का माइंडसेट क्यों हो रहा है ऐसे? जब मेरे पास जानकारी कम थी तो मैं थोड़ा बहुत बड़ों की बात सुनती थी। आज मेरे पास इतनी जानकारी है, आज मुझे सक्सेस पाने की इतनी जल्दी है कि मैं लर्निंग प्रोसेस को पूरा अंडरस्टैंड और जीना ही नहीं चाहता एज ए स्टूडेंट। जो मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स के केस में देयर इज़ वन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप से आता है जहाँ पेरेंट्स आर नॉट वेरी बॉदर्ड। मैट्रिमोनियल पर्पज़ एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है डिग्री लेने का। और इसके साथ साथ जब उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे या मैं क्या चेंज ला सकता हूँ, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तब तक वो क्लास में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड नहीं बैठता। सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जहाँ पर बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस नहीं है, बिकॉज प्रॉबली दे आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो उनका अपना सर्कल इतना इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दे पाता। जब वो अपने लेवल पर इन्फॉर्मेशन देखते हैं या ढूंढते हैं तो या तो सही जानकारी नहीं मिल पाती या जानकारी की सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम। और पंजाब में पिछले कुछ सालों में हमने बाहर जाने का बहुत ट्रेंड देखा, जिसकी वजह से बच्चे को लगता है जब यहाँ रहना नहीं तो यहाँ के सिस्टम्स को क्यों फॉलो करना। और इस कारण कहीं ना कहीं बच्चा सिर्फ क्लासरूम में डिसोबीडियंट नहीं था, वो सड़कों पे भी डिसोबीडियंट था, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रहा था, जिसकी वजह से पीयर्स इफेक्ट होते, बिकॉज पीयर प्रेशर ऑलवेज इफेक्ट्स, राइट। और कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे या आपने अपनी कॉलेज लाइफ में देखा होगा कि वो मासेस को इफेक्ट करता था कि दिस एजुकेशन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, उसने इस तरीके से अपना सेशन प्रिपेयर करना है और डिलीवर करना है कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसमें हो। अगर आप आतुर हैं, आपकी तरफ से सवाल आने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में अपने आप से भी थोड़ा बहुत सर्च करें। लेकिन
ये एक दुखद बात रही है कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा स्टूडेंट बेस हमने देखा, थैंक्स टू कोविड-19 ऑल्सो, जहाँ बच्चों की लर्निंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बड़ी बड़ी पेन दी इन चीज़ों ने क्लासरूम में एक टीचर को। पर मेरा मानना है कि अब सिचुएशन इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਮ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ नहीं चाह रहा। तो मैम ये तो गोल क्लैरिटी है ना कि बिजनेस तो मेरा सेट है, बैठना तो बिजनेस में ही है। दैट्स ओके, पर देन फिर ये तो समझना है कि मुझे डिग्री क्यों चाहिए, और अगर मुझे डिग्री चाहिए तो कम से कम उसको मैं तरीके से लूँ। अच्छा, आपने ये भी बोला कि मैट्रिमनी इज द बिगेस्ट रीजन। No, not the biggest reason. Is one of the reason in many cases, especially in Punjab, where the students are coming from well-off business families. ये एक रीजन है। ओके। इसके अलावा बच्चों में गोल क्लैरिटी नहीं है। बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता जीवन में क्या करना है। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्यों बच्चों को गोल क्लैरिटी? और ये एक मैंने और भी चीज नोटिस की, आपने जो बोला ना गोल क्लैरिटी नहीं है, ये चीज बढ़ रही है मैम, कम नहीं हो रही। क्योंकि मेरे पास अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरे को सामने वाले का पैकेज तो नज़र आता है, मेरे को सामने वाले की लेविश लाइफ नज़र आती है, लेकिन मुझे उसके पीछे का एफर्ट नहीं पता। मैं एफर्ट करना नहीं चाह रहा। एफर्ट करने के लिए बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा। बच्चा नहीं करना चाह रहा अभी वो। दो वी आर ट्राइंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की बात नहीं करते, हम क्लासरूम में स्टोरीज ऑफ फेलियर की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीधी सक्सेस किसी को मिल जाती तो फिर तो लाइफ बड़ी आसान थी। आप और मैं सब शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय हो जाना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी देखा है कि वो कितना घंटे दिन में काम करते हैं, किस तरह का फिजिकल मेंटल प्रेशर वो फेस करते हैं। तो जब तक वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे जो ज़िंदगी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो नहीं मिलने वाली, वो नहीं मिलने वाली। तो ये सोशल मीडिया ने बहुत फैंसी वर्चुअल दुनिया बच्चों को दिखा दी है। उनको लगता है कि ये पाना तो आसान है। वो ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और जब तक ये बात समझ आती है, कुछ प्रेशियस ईयर्स निकल जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, साथ के कुछ साथी बड़े आगे निकल जाते हैं, और आप वहीं कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि आई एम वर्थलेस, जिसके कारण बच्चा हेवाई हो जाता है। और उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम सोसाइटी में आए दिन देखते रहते हैं। कंपैरिजन ही वजह है मैम फिर डिप्रेशन। और यस, हम अपने ऊपर तो काम कर ही नहीं रहे। वी आर एक्चुअली टेकिंग बोरोड ड्रीम्स। किसी ने कहा ये डिग्री कर लो, 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये पैकेज में जो काम है, क्या मैं वो करना भी चाहता हूँ? हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई शेफ नहीं बन सकता, और हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। तो आपको पहले बैठ के देखना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम ने इनिशियल ईयर्स में ऑलमोस्ट हर फील्ड के बारे में आपको जानकारी दी। कुछ क्लासरूम टीचिंग की हेल्प से, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हेल्प से, कुछ स्पोर्ट्स की हेल्प से, कुछ लाइफ स्किल्स की हेल्प से। और वो सारी जानकारी देने का मतलब ये था कि तुमको जो अच्छा लगता है वो पकड़ लो। When you are able to pick that one skill जो तुमको करना अच्छा लगता है, जिसको करते हुए समय का पता नहीं चलता, जिसको करते हुए पैसे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, when you are doing that particular thing, you would realize कि ये बड़ी जल्दी जल्दी आप उस चीज़ के मास्टर बन गए। There was one research that happened few years back and says कि अगर आप किसी एक स्किल को recognize कर लें और हर रोज़ बिना डिसिप्लिन को तोड़े सिर्फ 18 मिनट उस पर काम करें, आप 1 साल में इस पूरी दुनिया में उन जैसे लोगों में 95% से ज़्यादा एक्सपर्टीज आपके पास होगी। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है व्हाट यू वांट टू डू। आज स्टूडेंट ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, इसलिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये करके देखता हूँ शायद खुशी मिले, वो करके देखता हूँ शायद खुशी मिले, और इस चक्कर में एक्चुअली जो मेरा पैशन है, मेरा स्किल है, वो छूट जा रहा है।
कैसे मैम, सॉरी मैं ना थोड़ा भटक गया आपकी बातों में। मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तभी तो वो अपना स्किल पकड़ेगा। हाँ, लेकिन पहले मुझे ये तो पता हो कि मुझे करना अच्छा क्या लगता है। मैं तो सिर्फ सामने वाले को देखकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नहीं मैम, करना अच्छा क्या लगता है वो तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा ना। पर आप लाइफ के साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे ना। लाइफ तो देखिए, है ही नहीं एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ। देखिए, आपको ये तो पता है कि आप एक जॉब सीकर बनना चाहते हैं या जॉब गिवर बनना चाहते हैं। हाँ ये तो पता। एंटरप्रेन्योरशिप आपको अच्छी लगती है या आप किसी कंपनी में एक सेफ जॉब ही करना चाहेंगे। जब ये क्लैरिटी है, वहां एक्सपेरिमेंट करो तो मेरी समझ में आए ना। ओके ओके ओके। आप आपको कह तो रहे हो यही नहीं पता। यूथ को यही क्लैरिटी चली गई है। नहीं, सारी यूथ को नहीं गई है। 90%। नहीं, मैं परसेंटेज में भी इसको नहीं लाना चाहूंगी। कारण एक बहुत सिंपल सा ये है कि आप इस वक्त दुनिया में बहुत सारी इनोवेशंस देख रहे हैं। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ी बड़ी और कमाल की कंपनीज बना रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 90% यूथ के पास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है, लेकिन जिसने ये गाड़ी जल्दी पकड़ ली वो बाकियों के मुकाबले रेस में आगे है। अब अगर आप मेरे से बात करें तो मेरे को बचपन से क्लैरिटी थी कि मुझे टीचर बनना है। एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ? स्कूल टीचर बनना है कि कॉलेज टीचर बनना है? कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना जो मैं बेहतर पढ़ा पाऊंगी? दैट इज एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपको अगर यही नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, तो फिर तो कभी आप एनडीए में एडमिशन ले लेंगे, वहां की टफ ट्रेनिंग से भाग के आएंगे तो स्पोर्ट्समैन बनने की कोशिश करेंगे। वो नहीं होगा तो आप एक जिम खोल के बैठ जाएंगे। वहां बात नहीं बनेगी तो कहेंगे कि किस्मत खराब थी, लोग ही ठीक नहीं मिले। तो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, आपने कुछ डिग्री ली है, तो कम से कम इतनी बेसिक क्लैरिटी ऑफ लाइफ, इसके अलावा वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सर्टेन ह्यूमन वैल्यूज, ये आना जरूरी है। और यही एजुकेशन सिस्टम का काम है। बाकी तो लाइफ एक्सपेरिमेंट है ही, वो आपको खुद ही करनी है। ये आपने मैम बड़ी अच्छी बात बोली कि एक ह्यूमन वैल्यूज तो इंसान में होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। बहुत डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिल जाएंगे आजकल, एक्चुअली अच्छे लोगों की कमी है। मैम मेरा ना एक 3-4 पॉडकास्ट पहले एक लेडी थे, मनिंदर सिक्का, वो भी एक टीचर ही हैं, कनाडा में अल्बर्टा में टीचर ही हैं। उन्होंने ना मेरे से एक सवाल पूछा, तो मैं वो सवाल सुन के थोड़ा ना हिल सा गया था। सवाल ऐसे था कि हमारे कंट्री में रिलीजियस फेथ सबसे ज्यादा है। इंडिया में पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा रिलीजियन में इसी देश में मानते हैं। फिर क्राइम रेट इतना बड़ा क्यों है? आप रिलीजन और क्राइम को कैसे मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि रिलीजन ये सिखाता है कि हर इंसान का भला करो, मिलजुल के रहो। पर रिलीजन और बहुत सारी बातें करता है। रिलीजन ये भी तो कहता है ना मैम कि जैसे अपना कमाओ अपना खाओ, तो इस देश में चोरियां क्यों होती हैं? नहीं, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी एक ऐसे देश को उठा लें, मैं ना नाम जानती हूँ ना लेना चाहूँगी किसी देश का, कि जहाँ बिल्कुल रिलीजन को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, तो क्या वहाँ क्राइम नहीं होगा या वहाँ सिर्फ प्यार होगा? क्राइम है, लेकिन क्राइम रेट कम है मैम। देखिए, रिलीजन और आपका जुडिशियल सिस्टम और आपका रेट ऑफ क्राइम, ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को कितना मानते हैं और उसमें से क्या क्या उठाकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। आई एग्री विद यू। ओके, यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नहीं, मैनू पॉइंट समझ आ गया, लेकिन ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਫੇਥ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੁਏਟ नहीं ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ कि ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀजन है। लेकिन आपको वो सेगमेंट भी मिलेगी जहाँ सिर्फ यंग लड़के लड़कियाँ ही सेवा कर रही हैं और नाम जाप कर रही हैं, है ना? लेकिन इसमें अगर क्राइम तो कोई भी कर सकता है, वो तो कहीं भी कर सकता है। फिर इलिटरेसी ज्यादा है, इसका मतलब वो एक हो सकता है। आप अगर इस जिन मैडम ने ये पॉइंट रखा, वाई रिलीजन एंड क्राइम, ये किसी ने उनसे पूछा था। ओके, तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, जहाँ पर रिलीजन का रूप स्वरूप हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद बदलता है।
मैं किसी भी रिलीजन को किस तरह से मानना चाहती हूँ और उसमें से क्या सीखना चाहती हूँ, ये हमेशा मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने कभी भी थोपा नहीं है इसको किसी के ऊपर। हम किस भगवान को किस तरह मानना है, किस तरह उसका पूजन करना, हर चीज़ की आज़ादी इस देश में है। तो ये ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी, नॉट रिलीजियस वैल्यूज़, जो मुझे बताएंगी कि मुझे क्राइम करना है कि नहीं करना है। तो क्राइम रेट तो है ही ना मैम इस देश में। वो हर देश में है। इतना नहीं है मैम। दैट्स ओके। दैट्स वी आर, बिकॉज हमारा जुडिशियल सिस्टम इज वर्किंग दैट वे। आप उसको रिलीजन से नहीं जोड़े, एंड जिस कारण बाय द वे वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम एजुकेशन। और एजुकेशन दोनों से जोड़ रहा हूँ मैम इसको। नहीं, एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। आप ही ने तो बोला ना कि ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। आप एक नास्तिक होकर, एजुकेशन, हाँ, मैं ह्यूमन वैल्यूज को एजुकेशन से जोड़ रही हूँ। ह्यूमन वैल्यूज क्या कहती हैं? ह्यूमन वैल्यूज ये कहती हैं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने करिकुलम में, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें किसी भी धर्म का जिक्र हुआ? नहीं। किसी पेज पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिखा गया? नहीं। तो फिर पहली बात, ह्यूमन वैल्यूज और रिलीजन ये बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम साथ नहीं लेके चल सकते। मैम ये आपकी बात गलत है। फिर मैं तो इन दोनों को साथ लेकर ही चलता हूँ। दैट इज योर पर्सनल आइडियोलॉजी। आप बात तो सुनिए ना मैम मेरी। रिलीजन क्या सिखाता है? रिलीजन भी तो ह्यूमन वैल्यूज ही सिखा रहा है कि हर किसी के साथ मिलजुल के रहो, अपना कमाओ, अपना खाओ। ये ह्यूमन वैल्यूज है मैम। दैट्स ओके। कुछ बातें कॉमन होने से वो एक नहीं हो जाते। जो नास्तिक है बिल्कुल, जो बिल्कुल भगवान के होने ना होने में को नहीं मानता, अगर वो भी ये कहता है कि मैंने किसी का नुकसान नहीं करना, तो बताओ रिलीजन और ह्यूमन वैल्यूज कहाँ कनेक्टेड है? एजुकेशन भी तो है ना मैम। मैं कह रही हूं कि एजुकेशन सिर्फ एक ठीक इंसान बनाने में मदद करता है, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। और आजकल जो एजुकेशन सिस्टम की एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कोई किसी भी धर्म का है कि मेल है, फीमेल है, अदर जेंडर्स हैं, LGBTQ सेगमेंट है, इन सब को प्रॉपर एजुकेशन मिलना और उसकी मदद से 4 बेसिक नेसेसिटीज, मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, मेकिंग ऑफ मनी, मेकिंग गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ, इन 4 चीज़ों को अचीव कर पाए तो एजुकेशन की सक्सेस है। आपके हिसाब से मैम एजुकेशन का असली पर्पस क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एजुकेशन बेसिक 4 चीज़ों पर काम करती है। नंबर 1 इज़ रिलेशनशिप, नंबर 2 इज़ मनी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लीड अ हैप्पी लाइफ, थर्ड एलिमेंट इज़ करियर, एंड फोर्थ एलिमेंट इज़ ओवरऑल लाइफ। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। मैं इसको 4 भागों में इस तरह से डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में, सेकेंड वुड बी योर रिलेशनशिप्स, थर्ड वुड बी द करियर, एंड फोर्थ वुड बी मनी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या ख्याल है मैम आपका? वो तो बढ़ रही है मैम, वो तो उसके तो बारे में आप वो देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तब भी थी, देश आज़ाद हुआ तब भी है और अब भी है। जब लोग अपने स्किल्स पर काम नहीं करेंगे तब अनएम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन अभी इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत बड़े लेवल पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए फंडिंग्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऐसी बहुत स्कीम्स बना रही है जहाँ पर वो यूथ को हेल्प करना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ क्लियर थॉट एंड आइडिया। ओके जी। अगर आज के स्टूडेंट्स को अगर आप कोई एडवाइस देनी चाहते हो तो? आज के स्टूडेंट्स से अगर मैं बात करूं, दो आई कीप ऑन टॉकिंग विद माई स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, पर आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं उनसे डेफिनेटली यही कहना चाहती हूँ कि सिट विद योर सेल्फ, सोचिए, बैठिए अपने साथ और देखिए आप क्यों भेजे गए हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कितनी देर में करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, और अर्जुन की तरह शस्त्र उठाकर काम पे लग जाइए। बिकॉज गॉन आर द डेज जहाँ पर आपके पास बहुत लंबा समय होता था अपने करियर्स पर काम करने का। आजकल कंपटीशन बहुत इंटेंस है,
लगातार बाहर इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो आपको खुद के लिए एक सही करियर का चुनाव भी करना है, उसके लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड भी करना है, और सही जगह you need to work also, right? So students cannot afford to waste time on YouTube, Instagram and other social media platforms, which they are doing largely these days. कोई अगर एडवाइस कॉलेजेस को देनी हो, आपको इंस्टीट्यूशंस को देनी हो? Not an advice to the college and institutions, क्योंकि जो लीडरशिप टीम में लोग ऊपर बैठे हैं, they are working with very very rich experience. They are closely connected with government policies. But हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये दिक्कत आती है कि मनी मेकिंग के लिए शायद थोड़ा बहुत क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर हम एक हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दोनों बड़े नोबल प्रोफेशंस हैं जहाँ पर एक्चुअली लोगों का जीवन बनता या बिगड़ता है, तो इसको मनी मेकिंग सेक्टर ना बनाकर अगर हम एक्चुअली एक वेलफेयर सेक्टर की तरह देखें, तो हम बहुत से जीवन बहुत जल्दी जल्दी बदल सकते हैं, बिकॉज वी हैव दैट पावर। हमारे पास बच्चा भी है, हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी बदलाव ला सकते हैं एक बेहतर कल बनाने के लिए, अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने देश के लिए। जिस कारण आपने एक सवाल मिस कर दिया। आपने एजुकेशन सिस्टम पे तो काफ़ी प्रहार किया है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि बच्चे सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड हैं, इससे उनकी पढ़ाई पर क्या असर होता होगा। उसका जवाब तो पहले ही दे दिया मैम आपने। क्या? कि बच्चे देख ही सोशल मीडिया रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो उनके पास पहले से ही है। तो इसका मतलब टीचर में एक क्लासरूम्स में आना रेलेवेंट है कि नहीं है? मैं ये आपसे अभी पूछने वाला था कि एआई क्या टीचर्स को रिप्लेस करेगा? एआई कभी भी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई की मदद से आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, अपने टैबलेट पर देख सकते हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा एक ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत रहेगी, जिसको इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ अपनी जगह पर है। जैसे 1980s में जब कंप्यूटर सिस्टम्स आए थे तो हमें लगा था कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जिन लोगों ने कंप्यूटर्स के साथ दोस्ती कर ली, जिन्होंने उस सिस्टम को समझ लिया, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया, दे रियली बिकेम सक्सेसफुल। और आज के समय में भी यही बात है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाए, उसका अपने करियर, अपने जॉब के हिसाब से सही यूटिलाइजेशन कर पाए, तो वो अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। सिमिलरली इट गोज़ वेल विद टीचर्स। टीचर्स को जिस तरीके का कंटेंट बनाने में पहले घंटों लगते थे या कई कई दिनों का समय लगता था, एआई उस कंटेंट को अब बहुत जल्दी क्रिएट कर देता है, बहुत विजुअल प्रेजेंटेशन के साथ क्रिएट करता है, लेकिन उसकी डिलीवरी फिर से ह्यूमन बीइंग पर ही डिपेंडेंट होगी, टीचर पर ही डिपेंडेंट होगी। अगर आप उस कंटेंट से, इंगेजिंग कंटेंट से स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ा पाते हैं, क्लास में एक ऐसा माहौल बना पाते हैं जहां बच्चा सवाल पूछ रहा है, एक दूसरे के साथ रिबटल्स हैं, एक दूसरे की बात पर काउंटर क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जैसी लर्निंग बच्चे को कहीं नहीं मिलेगी, और एआई के होते हुए भी बच्चा क्लासरूम में आना चाहेगा। तो आप कह रहे हो कि टीचर्स को एआई के साथ मिलकर पढ़ाना पड़ेगा? जी, बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा। अब जो टीचिंग है दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। अब ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब आउटसाइड क्लासरूम ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन एआई कोलैबोरेशन तो ज़रूरी रहेगी ही। क्यों? क्योंकि हम जेन जी के साथ डील कर रहे हैं। अल्फा जनरेशन इज़ अबाउट टू कम। तो अगर इस जनरेशन को समझना है
और फिर इस जनरेशन को समझाना है तो उनके हिसाब से चीज़ों को पहले खुद समझना पड़ेगा, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, सही यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की दी हुई प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को बच्चे बड़े आसानी से एआई पर कॉपी कर लेंगे। तो अगर आप एआई को समझेंगे नहीं तो आप प्लेगरिज्म भी नहीं पकड़ पाएंगे, आप चिटिंग भी नहीं पकड़ पाएंगे। फिर मैम एक चीज़ बताइए मेरे को कि इतना डर क्यों फैलाया जाता है कि एआई आ गया अब तो जॉब्स जाएंगी? ये कुछ फ्यू माइंडसेट्स हैं हु कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अबाउट। वो कुछ माइंड्स हैं जिन्होंने खुद को अपस्किल करने से तो मना कर दिया, तो ये बात फैल गई। कभी भी एआई आपकी जॉब नहीं लेगा। हाँ, वो लोग आपकी जॉब लेंगे जो एआई सीख कर मैदान में उतरे हैं, बिकॉज दे वुड बी मोर स्किल्ड, they would be more knowledgeable as compared to the present teacher or present employee in any sector. तो आपको AI सीखना पड़ेगा अपनी जॉब को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और बदलते वक्त के साथ चलते रहने के लिए। काफ़ी अच्छा जवाब दिया मैम आपने। लेकिन मैम एक जो चीज़ अभी मैं फील करता हूँ ना कि इस टाइम पे जॉब लेना मुश्किल है। पंजाब से क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? क्योंकि जॉब्स नहीं है। ये तो आप एग्री करोगे? नहीं। अच्छा, बताइए कैसे? आप कह रहे हैं लोगों के जॉब्स नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, एचआर से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि देयर आर एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स बट देयर इज़ अ लैक ऑफ एडिक्वेट कैंडिडेट्स इन द मार्केट। जो स्किल सेट इंडस्ट्री में चाहिए वो स्किल सेट नहीं है बच्चों के पास, वो पेशेंस नहीं है बच्चों के पास, वो रिजिलियंस नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि जॉब्स नहीं है। स्किल सेट क्यों नहीं है मैम? स्किल सेट के लिए तो कॉलेजेस बने हैं ना देने के लिए। कॉलेजेस आर सर्विंग एवरीथिंग, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जब मैं आपको कहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक, यू हैव टू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, kindly participate in parliamentary debates. When student is not coming up, when student is not participating, it would be difficult for any student to crack interview with confidence. जब हम क्लासरूम में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मार्केट रेलेवेंस बताते हैं, लेटेस्ट डेटा बताते हैं, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उस समय में गैप हो सकता है। Yes or no? I would be teaching some subject in second year and you are applying for an interview in third year. तो आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड अपने हिसाब से करना पड़ेगा। मैम मैं आपकी बात मान गया, आई एग्री विद यू जी। चलो मैम, कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन होगा ना, उसमें कितना 1000 बच्चा होगा, ठीक है, उसमें से प्लेसमेंट कितनों की हो रही है? आप मुझे ये बताएं, उसमें से प्लेसमेंट लेना कितने चाहते हैं? जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स तो दे सकता है, लेकिन 100% प्लेसमेंट कैसे दे देगा जब बच्चा ही प्लेसमेंट नहीं लेना चाहता? समझ रहे हैं? जब हायर एजुकेशन, अच्छा आप देखें कि इससे कुछ साल पहले तक तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में तो इंडस्ट्रीज के साथ कहीं कोई कोलैबोरेशन ही नहीं होता था। इंडस्ट्री के लोग कभी आकर कॉलेजेस में बात ही नहीं करते थे। इंटरव्यूज और कैंपस प्लेसमेंट्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। ये इसीलिए हुई क्योंकि ये रियलाइज किया गया कि इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है। जिस इंडस्ट्री के लिए हम बच्चा तैयार कर रहे हैं, उस बच्चे को इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, इंडस्ट्रियल विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स बाय इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, ये सब आपने अपने करिकुलम में देखे तो बदलाव तो हुआ है, राइट? अब आप कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट हो जाए। पहली बात, 100% बच्चा प्लेसमेंट चाहता नहीं। उनमें से बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर स्टडीज़ को चूज़ करते हैं, कुछ सेगमेंट ऐसा होता है जो फैमिली बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो जितना बच्चा रह जाता है वो जॉब सीकर होता है,
और इन जॉब सीकर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस आर कॉलिंग कंपनीज, राइट? एंड बिफोर कॉलिंग देम सम सॉर्ट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन. डोमेन स्पेसिफिक, मैं फार्मेसी की हूँ तो फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें बच्चे को बेसिक पता होनी चाहिए. 3-4 सालों में क्लासरूम में तो पढ़ाया है, लेकिन इसके अलावा भी द फाइनल टचअप दैट इज रिक्वायर्ड वो दिया जाता है. चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, बच्चे को दिया जा रहा है वो एक्सपोजर. बट वही बात कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है. तो बहुत हद तक इंस्टीट्यूशंस को भी ये समझना पड़ेगा कि उनका स्टूडेंट सेट कैसा है. जिसको एक्स्ट्रा ग्रिलिंग, एक्स्ट्रा काउंसलिंग, एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो वो देनी पड़ेगी. लेकिन नहीं मिलती ना वो. कुछ केसेस में नहीं मिलती है, कुछ केसेस में मिल रही है. और दूसरी तरफ बच्चे को भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरे को एक कंफर्टेबल चैम्बर बेस्ड जॉब पहली बार में नहीं मिलेगी. आई एम एंटरिंग द इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर. तो मेरे को बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ेगी एक रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए. तो बच्चे की नॉलेज, उसकी पर्सनालिटी, उसका कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि कंपनी उसको लेना चाहे. काफ़ी अच्छा जवाब दिया मैम. और कहीं ना कहीं इस बात से मैं एग्री कर लेता हूँ कि स्टूडेंट का माइंडसेट भी मैटर करता है. क्योंकि मैं एक्चुअली मैम पहले देखो, जो हमारे यूथ की जो सोच बन चुकी थी, कुछ साल पहले की बात करने वाला हूँ, कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बाहर चलो कनाडा में. जी, ये तो एग्री करोगे आप? जी. तो फिर वहां भी तो कुछ नहीं मिला ना. नहीं मैम, पता है क्या है, हमारे देश में बोल रहा हूँ अब मैं, एक माइंडसेट का ना गैप है. वहां पे कुछ भी करो ना, सबको इज्जत इक्वल मिलती है. यहाँ पे कुछ समझ रहे हो, करो तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये एक सोसाइटल चेंज है जो रिक्वायर्ड है. लेकिन होगा कैसे? एजुकेशन से ही होगा ना मैम. हाँ, ये तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम में, इसीलिए मैंने कहा कि 4 चीज़ें देना काम है एजुकेशन का, जिसमें वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन वैल्यूज. जब हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हम इक्वल बिहेवियर की बात अपने आप करेंगे. और बड़ी कमाल की बात है जिस कारण जो गैप मेरा यंगस्टर फील कर रहा है सोसाइटी में, उसको लाने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा, उससे भाग ही रहा है. किसकी बात कर रहे हो मैम? मतलब यही यूथ. जेंजी तो मैम अब ऐसा शुरू हो गए हैं. जेंजी तो मैम हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं. हाँ, तो जो आप 5-7 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब बच्चा बाहर जाना चाहता था तो वो कोशिश तो नहीं कर रहा था कि मैं ही कुछ बदलाव ले आऊँ, मैं ही कोई नया प्रोडक्ट, मैं ही कोई नई जर्नी के बारे में स्टार्ट करूँ. वी ऑलवेज वांटेड एन इजी एस्केप, है ना. जो एक बाहर के कुछ देशों में उनको लगा दैट इज़ एन ईजी एस्केप वेयर वी कैन अर्न इन डॉलर्स एंड वेयर द लाइफ इज़ वेरी गुड. पर आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि जब बच्चे बाहर गए हैं तो उन्होंने ये महसूस किया है कि बहुत स्ट्रगल है बाहर भी. आप इस दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, मेहनत के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी. अब आपको ये डिसाइड करना है एज अ स्टूडेंट कि आप किस तरह की मेहनत करना चाहते हैं. अगर आप फिजिकल एफर्ट्स की बात करते हैं तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा. अगर आप मेंटल एफर्ट्स की बात करते हैं तो आपको मेंटल स्किल्स पर काम करना पड़ेगा. पर काम तो करना पड़ेगा. अगर आप आज वो हथौड़ी और छेने की मार सहने को तैयार नहीं है तो एक अच्छी मूर्ति बनकर तैयार नहीं हो सकती. क्या बात है, बहुत अच्छी बात की मैम आपने. कैसा लग रहा है मैम आपको पॉडकास्ट पर आकर? इट्स वेरी नाइस. इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू स्टूडेंट्स. और जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां आप मासेस के साथ कनेक्ट कर सकें, अपनी बात कह सकें, तो इट ऑलवेज फील गुड्स. और आज के पॉडकास्ट ने मुझे एक मौका दिया है जहां बहुत लोग सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ है, तो मैं थोड़ा सा अपना पीस ऑफ माइंड शेयर कर पाऊँ ये कहकर कि एजुकेशन सिस्टम सबको साथ लेकर चलना चाहता है. कुछ इंडिविजुअल अप्रोच, कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से अगर हम पूरे सिस्टम को कंडेम करेंगे तो शायद वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसी एजुकेशन सिस्टम ने कुछ कमाल के लोग हमें दिए हैं और 150 सालों में ही दिए हैं. आपने मैम बोला कि एजुकेशन सिस्टम में ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जी. मनी, ह्यूमन वैल्यूज़, और तीसरा क्या था मैम? मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ और एक करियर. हाँ, 4 चीज़ें. जी.
ये मैम इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जी, अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो हम अगर एक हैप्पी लाइफ को डिफाइन करना चाहते हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, खुशी के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल, और सक्सेस से क्या मिलेगा, हैप्पीनेस, राइट। तो मेरा अंतिम पड़ाव खुशी ही है, चाहे मैं कुछ छोटा जीवन में पाऊं या बड़ा जीवन में पालूं। तो एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से इन 4 पिलर्स के लिए एक स्टूडेंट को तैयार करने की कोशिश करता है। उसमें सबसे पहले है आपका करियर। करियर आपको इस योग्य बनाना कि आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में हो, एक सही करियर चुनकर अपने और अपनों की जीवन को बेहतर बना सकें। दूसरा, उस करियर से आपको इतनी जीविका, इतनी मनी कमाने में मदद मिले कि आप अपनी और अपनों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। एजुकेशन का एक काम यह है कि सिर्फ पैसा ना हो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सॉलिटरी में नहीं रह सकते, तो रिलेशनशिप्स बने, रिश्ते अपनों के साथ। और चौथी बात है हेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है। तो मैं स्कूल लाइफ से शुरू करती हूँ। एक स्टूडेंट को अगर इन 4 पैरामीटर्स पर काम करना है तो हेल्थ इज़ वेल्थ बहुत इनिशियल क्लास ईयर्स में क्लासेस में बताई जाती है। तो जो एक्टिविटीज़ स्कूल में की जाती हैं टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, उसको एक हैबिट बनाने की कोशिश करें। दूसरा, अभी करियर की बात अगर उसकी समझ में नहीं भी आती, लेकिन जो जो करना उसको अच्छा लगता है वो ज़रूर करे। अगर उसे स्टेज पे बोलना अच्छा लगता है तो कोई इवेंट ना छोड़े पार्टिसिपेट। अगर उसको डांस करना अच्छा लगता है, बी द पार्ट ऑफ दैट डांस क्रू। अगर उसको एक्टिंग अच्छी लगती है तो ड्रामा क्लब के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अगर उसको टेक्नोलॉजी पसंद है तो कंप्यूटर साइंस क्लब के साथ वो जुड़े, सीखे, सिर्फ एक शाइनेस में नहीं रह जाए, एक हिच में नहीं रह जाए। और जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ, दोस्तों के साथ बैठना, नेटवर्किंग। जनरली हमारे सिर्फ वही दोस्त बन जाते हैं जो मेरी क्लास में या मेरे बेंच के आसपास बैठते हैं। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको थोड़े जूनियर्स और थोड़े सीनियर्स भी जानते हो, आपको आप ही की बैचमेट्स भी ज़रूर जानते हो, आपको बात करना आएगा, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बनेगा। इसके अलावा टीचर्स कैसे बात करते हैं, बी एन ऑब्जर्वेंट। एक ग्रेस, एक तहजीब जो एक स्टूडेंट क्लासरूम में सीख सकता है, वो और कहीं नहीं सीखी जा सकती। बिकॉज एक टीचर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे क्लासरूम में एंटर करती है, राइट। तो स्टूडेंट मस्ट वर्क ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। जब उसको दोस्तों की लिस्ट बनानी हो तो कुछ गहरे दोस्त तो 3 से 4 ही निकलते हैं, लेकिन मैं जानता कितनों को हूँ उसकी एक लिस्ट बन पाए। आई एम नॉट इंक्लूडिंग फेसबुक फ्रेंड्स। मैं उन दोस्तों की बात कर रही हूँ जिनसे मैं बात करना चाहूँ तो वो अवेलेबल हूँ। उनमें से कुछ ऐसे जिनकी मदद चाहिए तो दे आर जस्ट 1 कॉल अवे। इस तरीके से आप स्कूल में शुरुआती सालों में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट, आप देख पाएंगे कि मैं बेहतर वक्ता हूँ, आई एम अ बेटर स्पीकर, मैं सिचुएशंस को बेटर एनालाइज कर पा रहा हूँ, और जब मैं एनालाइज कर पाता हूँ तो मैं डिसीजन मेकिंग भी कर पाता हूँ। और जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो जब करियर आएगा तो बड़े थॉटफुल डिसीजंस आएंगे, क्योंकि मैंने अपने पे काम किया है। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉलेज और व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, रिलेशनशिप अगेन मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आजकल टाइम इतना वॉलेटाइल है। जेन ज़ी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे स्पीक ऑन फेस, राइट। तो आपको बड़ा पेशेंट भी होना है, आपको कीन ऑब्जर्वर भी होना है। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉरफेयर। वो तो सरहद पे है, ट्रेनिंग तो पहले होनी है, और ये ट्रेनिंग आपको कॉलेज दे रहा है, स्कूल दे रहा है, राइट। तो रिलेशनशिप पर काम कीजिए, ज्वाइन एज मेनी क्लब्स एज यू कैन, पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप गलतियों से सीखेंगे। इसके अलावा जब आप इन सब लोगों से बैठेंगे तो सिर्फ फेसबुक पे क्या देखा, इंस्टा पे कितने लाइक्स आए, इसके बारे में बात नहीं होगी। कभी ना कभी तो करियर के बारे में भी बात होगी।
कभी ना कभी तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ इस पर भी बात होगी, एंड देन यू वुड बी एबल टू एसोसिएट विद ग्रुप ऑफ पीपल जो लाइक माइंडेड है। मैम जो डिग्रीज कर चुके हैं जी 24-25 साल के हो चुके हैं जी, लेकिन लाइफ में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए मेरा एक बड़ा सीधा सा मैसेज है, जैसे मैंने पहले कहा, सिट विद योर सेल्फ। आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए क्या खो दिया है लेकिन अभी क्या पाया जा सकता है, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। आप जब कोशिश करना शुरू करेंगे रास्ते बन जाएंगे, एंड टुडेज टाइम इज सो ब्लेस्ड कि आप किसी भी उम्र में किसी भी तरह से किसी भी तरीके से नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि आपको पता हो कि क्या करना है, और इसके लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि मुझ में ये कमी है। जब तक आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी काम नहीं कर पाते। जब आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, वीकनेसेस पता चल जाएगी, प्ले ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस क्वाइटली बिहाइंड द कर्टन, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बेटर हो गई। आप किसी टीचर से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको बता पाएंगे कि क्लासरूम में जो मैं बोल पाता हूँ, पता नहीं घर में शीशे के सामने मैं कितनी बार प्रैक्टिस करता हूँ। फॉर द इनिशियल ईयर्स इट हैज़ टू बी देयर। आप जिस भी फील्ड में आएंगे, आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी ही है। तो अपने साथ बैठिए, जो आपकी बात उसी तरह समझते हैं जैसा आप चाहते हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, वर्क ऑन, आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, और फिर कोशिश कीजिए। आई एम श्योर अगर सक्सेस नहीं भी मिली, पर लर्निंग्स कमाल की होंगी, एंड ग्रेजुअली इट विल पेव द पाथ ऑफ सक्सेस। काफ़ी अच्छा जवाब दिया मैम आपने। एक बात मैं आपको बोलनी चाहता हूँ, मेरे मन में भी एजुकेशन सिस्टम को लेके बहुत ही नेगेटिविटी थी, क्योंकि मेरे को भी वैसे ही ट्रेन किया गया जैसे मैंने आपको बताया है जी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मोस्टली बच्चे हमारे ऐसे ही ट्रेन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। जी, मैं समझ रही हूँ। लेकिन कुछ हद तक मेरा आज पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हुआ है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जी, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। मैं एक्चुअली मैम इतना निराश था ना अपने एजुकेशन सिस्टम से, मैंने तो ये तक सोच लिया था अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना भाई मैंने। आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस उनके साथ मत रिलेट कीजिए। आप जब आपके बच्चे एजुकेशन सिस्टम में एंटर करेंगे, तब तक बहुत बड़े बड़े बदलाव हो चुके होंगे। शायद ये डिप्लोमास और डिग्रीज सिर्फ एक एलिजिबिलिटी बनकर रह जाएंगे, जो हो रहा है आज। सिर्फ एक जैसे टिकट का काम होता है, टिकट, ओके, आपको एंट्री गेट मिल जाता है। ये डिग्रीज और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये काम करेंगे। लेकिन ये करते करते आपने अपने पे कितना काम किया, कितना कुछ सीखा। मैं याद कर पा रही हूँ, 3 इडियट्स में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, दैट ऑलवेज टच माई हार्ट, रणछोड़ दास का, ज्ञान बट रहा है कहीं भी बैठ जाओ और सीख लो, लपेट लो जी, कहीं भी। हाँ, जी जी बहुत जी। अच्छा डायलॉग। तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो एक्चुअली बताने की ये कोशिश है कि देयर इज सो मच अराउंड अस टू लर्न एंड एक्सप्लोर। पर आंखें तो खुद को ही खोलनी पड़ेंगी, चश्मा खुद ही साफ करना पड़ेगा। जब आप ये कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और पिछले कल से आप बेहतर हैं। एंड वहाँ पर आप सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं, इस पूरी सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। मैम अच्छा, एक चीज़, एक लास्ट आप मैसेज दीजिए उस सोसाइटी को जो एक लिमिट करती है बच्चे को। जब मैं सोसाइटी की बात करती हूँ, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, जिसमें मैं एक एज अ टीचर मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हूँ। द अदर स्टेक होल्डर आर द पेरेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स खुद। अभी मैं और स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड ही नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं उन्हें करना है। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली एक स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा माहौल बनाना है जहां पेरेंट्स सिर्फ कुछ करियर्स के साथ लिमिटेड ना रहें, उनमें ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास हो कि इसको सीखने के लिए आज़ाद छोड़ा जाए।
ये अपने ज़िंदगी के साथ कुछ तो ठीक कर ही लेगा। टीचर ये विश्वास बच्चे को दिला पाए कि दिस इज अ प्लेस टू लर्न, एक्सप्लोर एंड मेक मिस्टेक्स, दैट्स ओके। मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट अ सिन, इट इज अ पार्ट ऑफ एनी जर्नी। अगर मेरा एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स ये मानते हैं कि सिर्फ मार्क्स सक्सेस डिफाइन नहीं करते, तो स्टूडेंट फियरलेस होगा। जहां फियर नहीं होता वहां क्यूरियोसिटी होती है, और जब क्यूरियोसिटी होगी तो कंपटीशन नहीं होगा, कोलैबोरेशन होगा। स्टूडेंट्स वुड जॉइन टुगेदर, दे वुड जॉइन हैंड्स टू लर्न, टू ग्रो। फिर मैं सामने वाले को पछाड़ने पर काम नहीं करूंगी, मैं ये काम करूंगी कि उससे क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि कुछ उसमें यूनिक है, कुछ मुझ में यूनिक है, तो हम एक से तो हो नहीं सकते। थॉट है, आपके पास एक हो, मेरे पास एक हो, बांट देंगे, आपके पास भी दो हैं, मेरे पास भी दो हैं, लेकिन सिक्का आपस में एक्सचेंज करेंगे तो एक एक ही रहेगा। तो नॉलेज उस थॉट की तरह है जो मल्टीप्लाई होती है। पेरेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को, टीचर्स को, the universities and institutions, they just have to create an environment जहाँ पे बच्चे को लगे कि मैं आया हूँ सीखने के लिए। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये हो कि आज क्या सीख कर शाम को इस गेट से बाहर निकल रहा हूँ। जब ये होगा तो ऑब्वियसली आई वुड बी वेरी कैलकुलेटिव लाइक मनी कि आज मैंने क्या सीखा। आई रियली होप मैम कि ये इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट हो, ऐसा ही हो, हर टीचर एक बच्चे को ऐसे ही विश्वास दिलाएं। आई रियली होप कि एटलीस्ट मेरे बच्चे तक जब तक मेरे बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तब तक ऐसा हो जाए। आई एम श्योर इट विल हैपन। आई रियली होप सो। तो मैम करते हैं, अब ख़त्म करते हैं। श्योर। So thank you so much for having me, Jaskaran, today on your podcast, and I'm sure that I could make some difference in the thought process related to the education system. और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट के साथ है, बस बाजू पकड़नी है विश्वास के साथ। All my best wishes to every student in every nook and corner of the country. Thank you. So I hope कि आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, और अगर आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।